हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लाउड। मध्यकालीन भारत ये सीरीज़ हम देख रहे हैं। इसमें आज का हमारा टॉपिक है मुगल वंश बाबर के विषय में हम लोग देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान थे। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में उमर से एक मिर्जा एवं कुतलुग निगार खानम के घर हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद लगभग 11 वर्ष की अल्पायु में जून 1494 में वह फरगना के सिंहासन पर बैठा। शैबानी खां ने 1501 ईस्वी में सरे पुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य एशिया से खदेड़ दिया। इस युद्ध में उज़्बेकों की युद्ध नीति तुलुगामा पद्धति का प्रयोग शैबानी खां ने बाबर के विरुद्ध किया था। 1504 ईस्वी में काबुल विजय की एवं 1506 ईस्वी या 1507 ईस्वी में बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर नई उपाधि बादशाह धारण की। आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था। उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रित किया। उसको आमंत्रण भेजा। 1524 ईस्वी में बाबर के चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी तथा पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य कटु संबंध हो गए थे। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया था, जिसका दौलत खां ने उल्लंघन किया था। दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास इस संदेश के साथ भेजा कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ कर उसके स्थान पर उसके चाचा आलम खां को पदस्थ करने में सहायता करे। बाबर के लिए यह स्वर्णिम अवसर था, क्योंकि उसे मेवाड़ के राजा राणा सांगा का भी निमंत्रण प्राप्त हो चुका था। अतः बाबर को यह विश्वास हो गया कि भारत विजय का अवसर आ गया है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थीं। उसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर ने तुलुगामा युद्ध नीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया था। इस युद्ध में बाबर की सफलता का सबसे मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली कुली नामक व्यक्ति कर रहा था। बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा कर रहा था। बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि प्रदान की। वर्तमान भारत में सर्वप्रथम पानीपत की पहली लड़ाई में तोपों का प्रयोग किया गया। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ। इसी युद्ध में विजय श्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी यानी काफिरों को मारने वाला इसकी उपाधि वो धारण किया। 1528 में बाबर ने चंदेरी के किले पर अधिकार कर लिया। युद्ध में मेदिनी राय मारा गया। घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 को बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ। बाबर का यह अंतिम युद्ध था। अपने इस विशाल साम्राज्य की शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए बाबर ने एक प्रदेश से दूसरे में अलग अलग व्यवस्था की थी। भारत से बाहर बदख्शां का शासन हुमायूं, मीर फ़ख्र अली, हिंदाल तथा मिर्जा सुलेमान को प्रदान किया गया था। कामरान को काबुल, कंदहार एवं मुल्तान का प्रशासन दिया गया। मीर यूसुफ अली को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया गया, जिसके नियंत्रण में भीरा, लाहौर, दीपालपुर, सियालकोट, सरहिंद तथा हिसार फिरोजा सम्मिलित थे। हिसार फिरोजा से लेकर बलिया तक के प्रदेश तथा बयाना, चंदेरी एवं ग्वालियर तक के प्रदेशों में बाबर ने एक नवीन शासन व्यवस्था कार्यान्वित की। इस प्रकार बाबर का साम्राज्य बदख्शां से बिहार तक फैला था, किंतु आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। यह क्षेत्र उस समय विभिन्न राजपूत शासकों के शासनात अंतर्गत था। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा। इसे तुजुके बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है, उनमें एक विजयनगर तथा दूसरा मेवाड़ है। तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित यह ग्रंथ संसार की सर्वश्रेष्ठतम आत्मकथाओं में स्थान रखता है। अकबर ने
अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा बाबरनामा का फ़ारसी भाषा में रूपांतरण करवाया। इसके अतिरिक्त बाबर द्वारा पद्य रचनाओं का संकलन दीवान में किया गया, जो तुर्की पद्य में श्रेष्ठ स्थान रखता है। पद्य में उसने एक नवीन शैली में मुबैयान लिखा, जो मुस्लिम कानून की पुस्तक है। बाबर की एक रचना रिशाले उशज यानी खते बाबरी ये थी, जिसकी शैली नवीन मानी गई थी। मुग़ल बादशाह बाबर ने सेना नायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। मुग़ल बादशाह बाबर के सेना नायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब देखते हैं प्रश्न। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान इसमें से ऑप्शन में से इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था। उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। 1524 ईस्वी में बाबर के चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी तथा पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य कटु संबंध हो गए थे। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया था, जिसका दौलत खां ने उल्लंघन किया था। दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास इस संदेश के साथ भेजा कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ कर उसके स्थान पर उसके चाचा आलम खां को पदस्थ करने में सहायता करे। बाबर के लिए यह स्वर्णिम अवसर था, क्योंकि उसे मेवाड़ के राजा राणा सांगा का भी निमंत्रण प्राप्त हो चुका था। अतः बाबर को यह विश्वास हो गया कि भारत विजय का अवसर आ गया है। मध्यकालीन भारत के मुग़ल शासक वस्तुतः थे अफ़गान के थे, चगताई तुर्क थे, फ़ारसी थे या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये मध्यकाल में जो थे भारत के मुग़ल शासक वस्तुतः चगताई तुर्क थे। मुग़ल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान था। इनमें से किसने बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया? शैबानी खां ने। शैबानी खां ने बाबर को पराजित किया था सरे पुल के युद्ध में। शैबानी खां ने 1501 ईस्वी में सरे पुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य एशिया से खदेड़ दिया। इस युद्ध में उज़्बेकों की युद्ध नीति तुलुगम्मा पद्धति का प्रयोग शैबानी खां ने बाबर के विरुद्ध किया। किस मुग़ल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया? बाबर ने। मुग़ल शासक बाबर ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में जो हुई उसमें अपनाया। इस युद्ध में बाबर की सफलता का मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली कुली एवं बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा ने किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थीं। उसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका वर्णन किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभवशून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था, जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता तथा बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? कुशल सेना नायक। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण कुशल सेना नायकत्व था। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया? तोपों का उपयोग पहली बार किया गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। दिए गए विकल्पों के अनुसार पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा तोपों का प्रयोग किया गया। यह लड़ाई बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य 21 अप्रैल 1526 को संपन्न हुई। बाबर की तोपों का संचालन उस्ताद अली कुली एवं बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा ने किया, परंतु बाबर ने 1519 में बजौर यानी पाकिस्तान की लड़ाई में तोपों और बंदूकों के प्रथम उपयोग का उल्लेख किया है। भारत में तोप और बंदूक दाखिल करने का श्रेय आमतौर पर बाबर को दिया गया है। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया?
1526 में। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चंदेरी का युद्ध 1530, बाकी पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 सही है, खानवा का युद्ध 1527 सही है, घाघरा का युद्ध 1529 सही है और चंदेरी का युद्ध 1530 जो कि गलत है। चंदेरी का युद्ध आइए एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था ये। बाकी पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच सही है। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच सही है। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगान शासकों के बीच, जबकि चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ, ना कि 1530 में, और ये हुआ बाबर और मेदिनी राय के बीच। निम्न पर विचार करिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप उपमहाद्वीपीय में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र में तैमूरी यानी तिमुरिद राजवंश स्थापित हुआ। इनमें से दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। कौन सा कथन सही है? तो केवल तीसरा सही है। बाबर के भारत आने के फलस्वरूप इस क्षेत्र में तैमूरी यानी तिमुरिद राजवंश स्थापित हुआ। केवल 3। बारूद का प्रवेश भारत में चीन से हुआ और 13वीं सदी के मध्य से किलों की दीवारों गिराने में इसका प्रयोग हो रहा था, दीवारों को गिराने में। हालांकि भारत में तोप और बंदूक का प्रयोग करने का श्रेय बाबर को दिया जाता है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के धमनियों में एशिया के 2 वीर जातियों का रक्त प्रवाहित था। माता की ओर से वह चंगेज खां मंगोल का वंशज तथा पिता की ओर से तैमूर का वंशज। अतः बाबर के सत्तारूढ़ होते ही इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। तैमूर प्रभुसत्ता के दैवी अंश के साथ ही संप्रभु के अविभाज्य सत्ताधिकार में विश्वास करता था। मेहराब और गुम्बद बनाने की शुरुआत सल्तनत काल में ही हो चुकी थी। बाबर ने भारत में इस्लामी वास्तुकला को स्वयं किसी प्रकार प्रभावित नहीं किया, परंतु बाबरनामा में उसने स्थानीय वास्तुकला में संतुलन या सुडौलपन के अभाव का वर्णन किया है। उसने आगरा में एक उद्यान का निर्माण करवाया। उसने पानीपत की मस्जिद का निर्माण करवाया जो कि ईंटों से निर्मित था। हुमायूं ने दीन पनाह नगर की नींव रखी जो रोड़ी की बनी हुई थी और सामान्य भवनों को महलों के रूप में परिवर्तित किया गया। शेर शाह के काल में नगर के विशाल और मजबूत दरवाजों में सुंदर मेहराबों के निर्माण और संगमरमर तथा रंगीन टाइलों के प्रयोग से यह प्रकट होता है कि नए व्यक्तित्व के अधीन भवन निर्माण की नई परंपरा शुरू हुई। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला एक कुहना का निर्माण शेर शाह द्वारा 1541 में किया गया। इसके निर्माण में लोदी शैली की जमाली मस्जिद 1536 ईस्वी में दिल्ली में जो निर्मित है, इसकी भांति 5 मेहराबी मुख्य द्वार और 1 गुंबद रखी गई। प्रत्येक मेहराबी द्वार एक बड़े कक्ष में खुलता है जिन्हें 5 खांचों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? खानवा के युद्ध में। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ। इसी युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। कुछ विद्वानों के अनुसार बाबर ने चंदेरी के युद्ध में भी जिहाद घोषित किया था। राणा सांगा ने निम्न युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की? ये किया गया खानवा के युद्ध में, राणा सांगा और बाबर के बीच। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह कौन थे? राणा सांगा। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? राणा सांगा। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने डैश नाम रखा? बाबर। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में उमर शेख मिर्जा एवं कुतलुक निगार खानम के घर हुआ। पिता की मृत्यु के बाद लगभग 11 वर्ष की अल्पायु में जून 1494 में वह फरगना के सिंहासन पर बैठा। पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के पश्चात 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने को बादशाह घोषित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी। कहाँ पे? काबुल में। बाबर ने अपने फरगना के शासनकाल में 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार किया जो मात्र 8 महीने तक उसके कब्जे में रहा। समरकंद और फरगना का शासन उसके हाथों से निकल जाने के बाद उसने काबुल की ओर रुख किया। 1504 ईस्वी में काबुल विजय की और काबुल में ही 1506 या 1507 में अपने अनुगामियों का मनोबल बढ़ाने हेतु बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग करके नई उपाधि बादशाह धारण की। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे
काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र और आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। तो सही ऑप्शन है हमारा सी, काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। बाबर के साम्राज्य में काबुल, पंजाब एवं आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र सम्मिलित था, किंतु आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र उसके साम्राज्य में नहीं था सम्मिलित। यह क्षेत्र उस समय विभिन्न राजपूत शासकों के शासन अंतर्गत था। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन से धैर्य एवं संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। बाल्यावस्था में ही पिता का साया छिन जाने के बावजूद बाबर ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसके साहस एवं धैर्य का ही प्रतिफल था कि उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। उसने अपने पुत्र हुमायूं को सलाह दी थी कि संसार उसका है जो परिश्रम करता है। किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने से मत चूकना। परिश्रमहीनता और आराम बादशाह के लिए हानिकारक है। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? बाबर ने इसमें किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है बाबरनामा में? मेवाड़ का। बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया उनमें एक विजयनगर और दूसरा मेवाड़ है। बाबर लिखता है कि जब हम लोग काबुल में ही थे तो राणा सांगा जो मेवाड़ के शासक थे उन्होंने उपस्थित होकर उसकी ओर से निष्ठा प्रदर्शित की थी और यह निश्चय किया था कि सम्मानित बादशाह इस ओर से दिल्ली के समीप पहुंच जाएं तो मैं यानी राणा सांगा इस ओर से आगरा पर आक्रमण कर दूंगा। तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित यह ग्रंथ संसार की श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में स्थान रखता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन है बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा। कारण है तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। तो आइए देखते हैं सही ऑप्शन क्या है। कथन बिल्कुल सही है लेकिन कारण गलत है। कथन ए सही है, कारण आर गलत है। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपनी जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में लिखा। इसे तुजुके बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त था। अतः कथन ये सही है किंतु कारण आर गलत है। तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की में। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बाकी ने। ऐसी मान्यता है कि मुगल बादशाह बाबर के सेना नायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हुमायूं और शेरशाह।